नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक अपने YouTube चैनल अशोक हिंदुस्तानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास में हम प्राचीन काल में जो पूर्व मध्यकाल है उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसका एक पार्ट हमने पढ़ लिया है, यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। अब ये सेकंड पार्ट है और इसमें हम पढ़ेंगे चंदेल वंश के बारे में। तो चंदेल शक्ति का केंद्र है वो आधुनिक बुंदेलखंड था। इसका उदय है वो 10वीं शताब्दी में हुआ। इससे पहले ये प्रतिहारों के सामंत थे। ये तीन बात याद रखनी है। आधुनिक बुंदेलखंड, सॉरी ये लिखने में मिस्टेक होगी, बुंदेलखंड है, और ये 10वीं शताब्दी है, और प्रतिहारों के ये क्या थे, सामंत थे। ये तीन बात याद रखनी है। इस राजवंश का संस्थापक ननूक था, ये भी याद रखनी। स्थापना किसने की है? ननूक ने। वाक्यपति जय शक्ति, विजय शक्ति, राहिल, हर्ष प्रारंभिक शासक थे। जय शक्ति अथवा जेजा के नाम से यह क्षेत्र जेजाक भुक्ति भी कहलाया तथा इसकी राजधानी खजुराहो थी। यानी जय शक्ति या जेजा के नाम से यह क्षेत्र जेजाक भुक्ति भी कहलाया, और इनकी राजधानी क्या थी? खजुराहो थी। यशोवर्मन इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। इसने खजुराहो के विशाल विष्णु मंदिर, जिसे चतुर्भुज का निर्माण करवाया, यानी विशाल विष्णु मंदिर है जिसको चतुर्भुज भी कहते हैं, का निर्माण करवाया था। किसने? यशोवर्मन ने। कहाँ पर? खजुराहो में। तो यशोवर्मन का पुत्र धंग, जिसका टाइम पीरियड 950 से 1002 ईस्वी है, था, जिसका वर्णन खजुराहो अभिलेख करता है। इसने ही प्रतिहारों से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी। यानी प्रतिहारों के सामंत थे, तो इसका पूर्ण रूप से स्वतंत्र सबसे पहले होने वाला कौन था? यशोवर्मन ही था। चंदेल पूर्व मध्यकाल में हिंदी की देवनागरी लिपि का अपने अभिलेखों में प्रयोग करने वाले प्रथम शासक थे। यानी देवनागरी लिपि का अभिलेखों में प्रयोग करने वाले भी पहले कौन थे? ये चंदेल ही थे। धंग 100 साल से अधिक जीवित रहा। इसने 1002 ईस्वी में प्रयाग में डूबकर अपनी जीवलीला समाप्त कर ली। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि प्रयाग नदी में डूबकर आत्महत्या करने वाला कौन था? तो धंग। ये कौन सा? धंग राजा था। चंदेल शासक क्या था? धंग। धंग ने खजुराहो में वैद्यनाथ, जीननाथ के प्रसिद्ध मंदिर बनवाए। धंग के मंत्री प्रभास तथा न्यायाधीश भट्ट यशोधर अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे। धंग का पुत्र विद्याधर सर्वाधिक शक्तिशाली चंदेल शासक था। उसे विद्या एवं नंद नाम से भी जाना जाता है। विद्याधर ने गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल का सिर्फ इसलिए वध कर दिया कि उसने गजनवी का मुकाबला नहीं किया। विद्याधर ने मालवा के परमार शासक भोज एवं कलचुरी के गंगे देव को अपनी अधीनता मानने के लिए बाध्य किया। अंतिम चंदेल शासक परमर्दी देव, इसके बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, और प्रश्न ज़्यादातर क्या पूछा जाता है कि इसके परमर्दी देव के दो सेनापति कौन थे? तो अल्लाह और उदल थे। इसको परमल भी कहते हैं। ये 1163 से 1202 ईस्वी तक रहा। 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालंजर पर आक्रमण कर चंदेल शक्ति को पूर्णतः समाप्त कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्रबोध चंद्रोदय के रचयिता श्री कृष्ण मिश्र चंदेल शासक कीर्तिवर्मा के राजकवि थे। ये भी याद रखना भाई। तो प्रबोध चंद्रोदय के रचयिता कौन है? श्री कृष्ण मिश्र। ये किसके राजकवि थे? ये कीर्तिवर्मा के राजकवि थे। इस नाटक में विष्णु भक्ति का वर्णन है। किसमें? प्रबोध चंद्रोदय में विष्णु भक्ति का वर्णन है। चंदेल कला का केंद्र खजुराहो था। यहाँ 900 से 1000 ईस्वी के बीच अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ। इनसे कंदरिया महादेव मंदिर धंग द्वारा निर्मित है। जगत अंबिका मंदिर, विष्णु का चतुर्भुज मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर आदि प्रसिद्ध है। चंदेल दुर्गों में कालिंजर का दुर्ग प्रसिद्ध है। खजुराहो में वैष्णव, शैव और जैन मंदिर है। यानी खजुराहो में याद रखना, शैव मंदिर भी है, वैष्णव भी है और जैन मंदिर भी है। लेकिन चंदेल शासकों द्वारा किसी बौद्ध मंदिर का निर्माण नहीं हुआ। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। बौद्ध मंदिर का निर्माण है चंदेलों ने नहीं करवाया। अब है गुजरात के चालुक्य। गुजरात के चालुक्यों के बारे में। तो गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम थे। इनकी राजधानी अनहिलवाड़ थी। तो गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है? मूलराज प्रथम, और इनकी राजधानी क्या थी? अनहिलवाड़ थी। भीम प्रथम इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसके समय में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। यह प्रश्न
मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया, उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो ये था भीम प्रथम, जो कि चालुक्य वंश का था। भीम प्रथम। भीम के बाद उसके पुत्र कर्ण ने त्रिलोक्य मल्ल की उपाधि धारण कर शासन किया था। जयसिंह सिद्धराज ये एक महत्वपूर्ण शासक थे। उनके दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र रहते थे, जिन्होंने दव्य श्रेय महाकाव्य नामक एक ग्रंथ भी लिखा था सिद्धराज ने। हेमचंद्र ने लगभग 3.5 करोड़ श्लोकों की रचना की। अभी जयसिंह सिद्धराज की माता मणल यानी मेनल देवी ने उसकी संरक्षिका की भूमिका निभाई थी। मालवा के परमार शासक यशोवर्मन पर विजय के उपलक्ष्य में जयसिंह ने अवंतीनाथ की उपाधि धारण की थी। यशोवर्मन को पराजित किया। अवंतीनाथ की उपाधि धारण करने वाला कौन था? जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह सेव था, उसने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण कराया। जयसिंह ने 1113 से 14 ईस्वी में सिंह संवत प्रारंभ किया। तो सिंह संवत कब चला? 1113-14 में। और किसने चलाया? जयसिंह ने। चालुक्य शासक था जयसिंह। मुस्लिम लेखक औफी के अनुसार जयसिंह सिद्धराज ने खंभात में एक मस्जिद के जीर्णोद्धार के लिए अपने निजी कोष से 1 लाख बलौतर स्वर्ण मुद्रा दान किया था। यह भी याद रखना, 1 लाख स्वर्ण मुद्रा मस्जिद के लिए देने वाला कौन था? जयसिंह सिद्धराज। ये मुस्लिम लेखक औफी जानकारी देता है। जयसिंह सिद्धराज ने सोमनाथ मंदिर के यात्रियों पर लगने वाले तीर्थ यात्रा को भी समाप्त कर दिया, इस कर को समाप्त कर दिया। ये भी याद रखना कि तीर्थ यात्रा कर समाप्त करने वाला शासक कौन है? जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह ने चौहान नरेश अर्णोराज को हराया, किंतु बाद में अपनी पुत्र कांचन देवी का विवाह अर्णोराज से कर दिया। तो जयसिंह की पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ? अर्णोराज, जो अजमेर का शासक था। कुमारपाल अन्य महत्वपूर्ण शासक थे। वह जैन था और सोमनाथ के मंदिर अंतिम रूप से पुनर्निर्माण कुमारपाल ने ही करवाया था। जयसिंह सूरी ने, जो कुमारपाल का कवि था, कुमारपाल चरित लिखा है। तो कुमारपाल चरित किसने लिखा है? जयसिंह सूरी ने लिखा है। जयसिंह सूरी ने। कुमारपाल ने अपने राज्य में मदिरा के उत्पादन में बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। कुमारपाल ने जैन आचार्य हेमचंद्र के प्रभाव में आकर अपना शैव धर्म छोड़कर जैन धर्म स्वीकार कर लिया। ये भी याद रखना, चालुक्य शासक कौन सा था जिसने शैव धर्म छोड़कर के जैन धर्म अपना लिया था? तो ये था कुमारपाल। किसके प्रभाव से? हेमचंद्र के प्रभाव से। तो हेमचंद्र ने कुमारपाल को परमार्थ कहा है। कुमारपाल ने पशु वध पर प्रतिबंध लगा दिया और कसाईयों को अपना व्यवसाय बंद करने की एवज में 3 वर्ष की आय के बराबर धन क्षतिपूर्ति में दिया था। कुमारपाल के उत्तराधिकारी अजयपाल को जैन परंपराओं में जैनियों के स्त्रांग के रूप में वर्णित किया गया है। उसने अपने राज्य में जैन साधुओं की हत्या करवा दी और कुमारपाल द्वारा निर्मित अनेक जैन मंदिरों को तुड़वा दिया। शैवों को राज्य के उच्च पदों पर नियुक्त किया भी। तो अजयपाल है, इसने जैन मंदिरों को तुड़वाया और जैन साधुओं की हत्या की। ये कौन था? अजयपाल। कौन था? अजयपाल। मूलराज द्वितीय ने आबू के निकट 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को हराया था। ये इंपॉर्टेंट है। चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय था, जिसने आबू के निकट 1178 में मोहम्मद गोरी को हराया था। मूलराज द्वितीय की संरक्षिका उनकी माता नायकी देवी ने ही वास्तव में मोहम्मद गोरी के विरुद्ध 1178 में आबू के युद्ध में सेना का संचालन किया था। तो नायकी देवी थी इसकी माता मूलराज द्वितीय की। चालुक्य वंश का अंतिम महान शासक भीम द्वितीय था। 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात पर आक्रमण कर अनहिलवाड़ को लूटा था। अंतिम शासक कौन था? भीम द्वितीय। उसके समय में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात पर आक्रमण करके अनहिलवाड़ को लूटा था। चालुक्यों के बाद बघेला शासकों ने गुजरात पर शासन किया। वास्तुपाल व तेजपाल द्वारा निर्मित देलवाड़ा का नेमिनाथ जैन मंदिर इन्हीं बघेला शासकों के समय में बने थे। ये बहुत जरूरी आपको याद रखना। क्या? वास्तुपाल व तेजपाल द्वारा निर्मित देलवाड़ा का नेमिनाथ जैन मंदिर। तो देलवाड़ा कहाँ पर है? ये माउंट आबू में। कहाँ पर है? माउंट आबू में। और देलवाड़ा में क्या है? जैन मंदिर, नेमिनाथ जैन मंदिर। किसने निर्माण करवाया? वास्तुपाल और तेजपाल ने। वास्तुपाल और तेजपाल ने। उदय सुंदरी कथा के लेखक छोडल व प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतंग चालुक्य शासकों के समय थे। तो उदय सुंदरी कथा के लेखक कौन है? छोडल है। प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? मेरुतंग। चालुक्य शासकों द्वारा तीर्थयात्रियों से कूट नामक कर लिया जाता
था। तीर्थयात्रियों से जो कर लेते थे उसका नाम था कूट। चालुक्य शासकों ने उमापति वरलब्ध की उपाधि धारण की, जिससे यह प्रतीत होता है कि उनका राजधर्म शैव था। उमापति यानी उमा का पति शैव। अब है मालवा के परमार। परमार प्रतिहारों के सामंत थे। तो ये भी परमार भी किसके सामंत थे? प्रतिहारों के। किंतु 10वीं शताब्दी में प्रतिहार शक्ति कमजोर होने पर मालवा क्षेत्र में परमारों की स्वतंत्रता का उदय हुआ। इस वंश का संस्थापक कौन था? उपेंद्र था। परमारों का संस्थापक कौन है? उपेंद्र। प्रथम महत्वपूर्ण राजा सियक द्वितीय था। महत्वपूर्ण तो सियक द्वितीय है, और प्रथम संस्थापक कौन है? उपेंद्र है। सियक ने राष्ट्रकूट नरेश खिडिग को हराया। सियक द्वितीय को हर्ष भी कहा जाता है। तो हर्ष भी कहा जाता है। परमार वंश की शक्ति का वास्तविक उदय सियक के पुत्र वाक्यपति मुंज के समय हुआ। मुंज ने कल्याणी के चालुक्य नरेश तेलप द्वितीय को 6 बार पराजित किया था। बहुत बार पूछा जाता है। परमार वंश का शासक था मुंज, और कल्याणी के चालुक्य नरेश तेलप द्वितीय को 6 बार पराजित किया था। किंतु 7वीं बार धोखे से तेलप द्वारा बंदी बनाकर मार डाला गया। उसने धारा में मुंज सागर झील का निर्माण करवाया था। धारा यानी एमपी। नव सहसांक चरित में मुंज को उत्पल राज कहा गया है। मुंज की तेलप द्वितीय की बहन मृणावती से कारागार में प्रेम हो गया, लेकिन मृणावती ने मुंज को धोखा दे दिया। भाई ये देखो, ये धोखा ही देती रहती है क्या, हमेशा ही। तो तेलप द्वितीय की बहन थी मृणावती, और उसने कारागार में उसके साथ प्रेम हो गया। किसके साथ? मुंज के साथ, और उसने मुंज को धोखा दे दिया। मुंज एक प्रतिभावान कवि विद्वानों का संरक्षक था। उसके दरबार में नव सहसांक चरित के लेखक पद्मगुप्त, 10 रूपक के लेखक धनंजय, और 10 रूपावलोक तथा काल निर्णय के लेखक धनिक, शोभन, हलयुद्ध एवं अमित गति आदि विद्वान रहते थे। अमित गति ने सुभाषित रतन संदेह नामक ग्रंथ भी लिखा था। हलायुद्ध ने पिंगल चंद्रा ग्रंथ पर मर्त संजीवनी नामक टीका लिखी, और अभिधान रतनमाला नामक ग्रंथ भी लिखा। मुंज ने पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ, अमोघ वर्ष जैसी राष्ट्र कुशासकों की उपाधियां धारण की थी। तो ये उपाधियां किसकी है? श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, अमोघ वर्ष मुंज की। कोदंड काव्य, तत्व प्रकाश, आयुर्वेद सर्वस्व, स्थापत्य शास्त्र पर सम्रांगण सूत्रधार आदि प्रमुख है। इसके अलावा भोज की अन्य मुंज की अन्य प्रसिद्ध पुस्तकें सरस्वती कंठाभरण, विद्या विनोद, राजमार्तंड, युक्ति कल्पतरु, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्रवर्ती, चारु चर्चा, आदित्य प्रताप, सिद्धांत राज, मृगांक, व्यवहार समुच्चय, शब्दानुशासन, युक्ति कल्पतरु, विविध प्रकार की नावों के निर्माण की चर्चा है। और भोज परमार की मृत्यु पर आधा धरा, निराधरा, निरालंबा सरस्वती कहावत प्रचलित हुई थी। यानी परमार शासक भोज था ना, उसकी मृत्यु पर आधा धरा, निराधरा, निरालंबा सरस्वती। भोज परमार ने उदयपुर में नीलकंठेश्वर मंदिर बनवाया था। उसने शैव धर्म से संबंधित पुस्तक तत्व परीक्षा लिखी थी। भोज के दरबारी कवि उवट ने मंत्र भाष्य लिखा, और वैद्य साहित्य पर टीका भी लिखी थी। तो भोज ने भोजपुर नामक नगर बसाया, और भोजसर नामक तालाब भी बनवाया। भोज की रानी अरुंधति भी एक विदुषी महिला थी। 11वीं शताब्दी में धारा मध्य भारत में एक संस्कृत शिक्षा का बड़ा केंद्र था। भोज ने धारा में भोजशाला नामक संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना कर उसमें वाग देवी की प्रतिमा स्थापित की थी। वाग देवी की प्रतिमा जो ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रतीक चिन्ह भी है, वह भोज द्वारा स्थापित वाग देवी की प्रतिमा से ली गई है, ये याद रखना। आईने अकबरी के अनुसार उसकी राजसभा में 500 विद्वान थे। इनमें भास्कर भट्ट, दामोदर मिश्र व धनपाल प्रमुख थे। जैन लेखक धनपाल ने तिलक मंजरी की रचना की थी। भोज के बाद जयसिंह उदयादिल राजा हुए। धीरे धीरे परमार शक्ति कमजोर हो गई। मुंज की राजसभा में महासेन नामक विद्वान ने प्रदुमन चरित नामक ग्रंथ भी लिखा था। परमारों की शाखाएं धारा, चंद्रावती, माउंट आबू में, बागोर, बांसवाड़ा में, ज्वालीपुर, जालोर में, किरातकूप, किराड़ू, बाड़मेर में थी। इनमें धारा उज्जैन की शाखा सबसे प्रमुख थी। तो परमार शासक नरवर्मन ने निर्वाण नारायण की उपाधि धारण की थी। आगे है पाल वंश। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। ये सरल है, गोपाल, पाल, गोपाल। बंगाल में व्याप्त अव्यवस्था
को दूर करने के लिए प्रजा ने गोपाल को अपना राजा चुना था। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म को मानते थे? पाल वंश के, बौद्ध धर्म को। गोपाल के पुत्र धर्मपाल ने पाल वंश को एक सफलता के लिए नए आयाम दिए। गुजराती कवि सोडल ने उदय सुंदरी कथा में धर्मपाल को उत्तरापद का स्वामी कहा है। धर्मपाल को प्रतिहार शासक वत्सराज और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से प्रथम ने हराया था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की तथा सोमपुरी, पहाड़पुरी, बंगाल, ओदंतपुरी, बिहार मठों का निर्माण करवाया। उसकी सभा में हरिभद्र नामक बौद्ध विद्वान भी रहते थे। तो धर्मपाल ने कनौज पर अधिकार कर एक दरबार का आयोजन किया। इसमें प्रतिहार नरेश वत्सराज ने भी भाग लिया था। धर्मपाल ने विक्रमशील की उपाधि धारण की। धर्मपाल ने निर्वाण नारायण की उपाधि ग्रहण की। धर्मपाल के लेखकों में उसे परम सौगात कहा जाता है। धर्मपाल के पुत्र देवपाल इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था। बादल अभिलेख के अनुसार उसने उत्कल, हुणों, द्रविड़ों, गुजरों को पराजित किया था। अरब यात्री सुलेमान ने के 851 ईस्वी के लेख के अनुसार पहलों की सेना राष्ट्रकूटों व प्रतिहारों से अधिक शक्तिशाली थी। देवपाल ने मलाया के शैलेंद्र वंशी राजा बालपुत्र देव की प्रार्थना पर नालंदा के बौद्ध विहार को 5 गांव दिए थे और वीरसेन नामक बौद्ध विद्वान को नालंदा विहार में अध्यक्ष नियुक्त किया था। द्रवपाणी व केदार मिश्र देवपाल के सुयोग्य मंत्री थे। महिपाल प्रथम, जिसका टाइम पीरियड 980 से 1038 ईस्वी में है, पाल वंश की शक्ति पुनः स्थापित हुई थी। इसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक भी कहा जाता है। याद रखना कि पाल वंश का दूसरा संस्थापक कौन है? महिपाल प्रथम है। राजेंद्र चोल ने महिपाल पर आक्रमण कर पराजित किया। महिपाल ने दीपंकर श्रीगान, जिसे अतिशा नाम से जाना जाता था, बौद्ध भिक्षु के नेतृत्व में बौद्ध प्रचार मंडल तिब्बत भेजा था। तो महिपाल प्रथम ने भेजा था ये दीपंकर श्रीगान, जिसे अतिशा कहते हैं, तिब्बत भेजा था बौद्ध विद्वान को। रामपाल अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। संध्याकर नंदी द्वारा रचित रामपाल चरित्र में इसका वर्णन है। संध्याकर नंदी ने स्वयं को कलिकाल वाल्मीकि यानी कलयुग का वाल्मीकि कहा है। संध्याकर नंदी ने रामपाल ने गंगा नदी में डूबकर अपने प्राण दे दिए थे। ये भी याद रखना। मदनपाल पाल वंश का अंतिम शासक था। पाल शासकों ने दीपंकर, अभयंकर, ज्ञानपाद, रतन वज्र, संत रक्षित आदि बौद्ध विद्वानों को विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो धर्मपाल द्वारा स्थापित किया गया था संरक्षण प्रदान किया। 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण से नष्ट होने से पूर्व विक्रमशिला शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो विक्रमशील विश्वविद्यालय को नष्ट किसने कर दिया? बख्तियार खिलजी ने। कब? 1203 में। अभिलेख में पाल शासकों को परम सौगात या बोध कहा गया है। संभवतः पालों की राजधानी मुंगेर थी और पाल शासकों के समय तांत्रिक बौद्ध धर्म विकसित हुआ। अरब यात्री सुलेमान ने पाल साम्राज्य को रुहमा कहा है। पाल राजाओं के राज्यकाल में वज्रयान में मंत्र पाठ के विरोध में पृथक तांत्रिक संप्रदाय बना जो सहजयान के नाम से विख्यात हुआ। दाई भाग का लेखक जिमुत वाहन भी पाल शासकों के दरबार में था। तो दाई भाग किसने लिखी है? जिमुत वाहन ने। चक्रपाणी दत्त ने 11वीं शताब्दी का बंगाल का प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री था। इन्होंने चरक संहिता पर आयुर्वेद दीपिका और सुश्रुत संहिता पर भानुमति नामक टीकाएं लिखी है। तो आयुर्वेद दीपिका और भानुमति ये किसकी है? ये है चक्रपाणी दत्त की। चक्रपाणी दत्त ने चिकित्सा सार संग्रह नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा, जिसमें विभिन्न रोगों के लक्षण, भस्म तैयार करने के नवीन तथ्यों की जानकारी मिलती है। अब है सेन वंश। सेन मूलतः दक्कन के कर्नाटक क्षेत्र के थे। सेन अपने आप को बर्मा क्षत्रिय मानते हुए इस वंश की स्थापना सामंत सेन ने की। तो सेन वंश की स्थापना किसने की है? सामंत सेन ने। विजय सेन इसका महत्वपूर्ण शासक था। कवि धोई द्वारा रचित देवपाड़ा प्रशस्ति में विजय सेन की विजयों का उल्लेख है। तो ये देवपाड़ा प्रशस्ति किसकी है? धोई की। बलाल सेन ने जाति प्रथा व कुलीन प्रथा को संगठित किया। कुलीनवाद नामक सामाजिक आंदोलन चलाया था। कुलीनवाद सामाजिक आंदोलन किसने चलाया? बलाल सेन ने। बलाल सेन ने समर्थियों पर दान सागर की रचना की। अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना प्रारंभ की, जो उसके पुत्र लक्ष्मण सेन ने पूरा किया। अद्भुत सागर खगोल विज्ञान की पुस्तक है। बलाल सेन ने आचार सागर, प्रतिष्ठा सागर नामक धार्मिक पुस्तकें लिखी। बलाल सेन ने गोडेश्वर, निशंक, शंकर आदि उपाधियां धारण की।
लक्ष्मण सेन ने प्राचीन राजधानी गौड़ के समीप अन्य राजधानी लखनौती की स्थापना की थी। तो लखनौती की स्थापना किसने की थी? लक्ष्मण सेन ने। 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने लखनौती पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया था। गीत गोविंद के लेखक चंद्रलोक के लेखक जयदेव, पवनदूत के लेखक धोई लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। लक्ष्मण सेन ने गैडवाल नरेश जयचंद्र को भी पराजित किया था। लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि श्री धरदास ने सदुक्ति कर्णामृत की रचना की थी। इसमें लक्ष्मण सेन द्वारा रचित कुछ कविताएं भी मिलती है। लक्ष्मण सेन ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो लक्ष्मण सेन के लेख विष्णु की स्तुति से प्रारंभ होते हैं। ब्राह्मण सरस्वती के लेखक हलायुद्ध लक्ष्मण सेन के मुख्य न्यायाधीश और मुख्यमंत्री थे। सेन शासक शैव धर्म के अनुयायी थे, यानी सेन वंश के शासक थे, वो शैव धर्म को मानते थे। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर शिव का शानदार मंदिर बनवाया था। ओके दोस्तों, थैंक यू। आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।